मुग़ल काल हम लोग पढ़ रहे हैं और मुग़ल काल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में समाज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मुग़ल काल का अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल काल का अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था राज्य की जो आय का मुख्य आधार था। मुग़ल साम्राज्य की आय का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। राज्य की आय का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। राज्य की आय का मुख्य आधार कृषि था, इसलिए एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। भू राजस्व काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कृषि के बाद कृषि से जो भू राजस्व आता था वही राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था मुग़ल काल में, जिसको हमने बताया था माल कहा जाता था। भू राजस्व को क्या कहा जाता था? लगान को माल कहा जाता था। फिर कृषि के साथ साथ उद्योग पर भी ध्यान दिया गया, व्यापार पर ध्यान दिया गया, तो इससे राज्य को पर्याप्त मात्रा में आय होती थी। आइन ए अकबरी जो है अबुल फजल लिखा है, आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि फसल दो प्रकार का होता है, रबी और खरीफ फसल होता है। तो आइन अकबरी किताब में जो अबुल फजल ने लिखा है उसमें 16 प्रकार के रबी फसल का उल्लेख है और खरीफ जो है 25 प्रकार के फसल का उल्लेख है। और इससे राज्य को कितना जो आय होता है वो सारा चीज़ इसमें मूल्य सहित लिखा हुआ है। आइन अकबरी में रबी के 16 प्रकार के फसल का वर्णन है, वहीं खरीफ के 25 प्रकार के फसल का वर्णन है। और इसमें यह बताया गया है कि कैसे राज्य को इन फसलों से जो है आय प्राप्त होता है, उसका विवरण सहित जो है मूल्य सहित विवरण है। ठीक, तो यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ फसल जो होता है नगदी फसल होता था, जिसको तिजारती फसल भी कहा जाता था। तिजारती फसल, कुछ फसल नगदी फसल होता था, उसको तिजारती फसल भी कहा जाता था। जैसे गन्ना हुआ, कपास हुआ, रेशम हुआ, नील हुआ, ये सब जो था तिजारती फसल था। और तकावी ऋण, राज्य जो है तकावी ऋण बांटता था। राज्य जो क्या बांटता था? तकावी ऋण किसानों को, कि किसान जो है अपना खेती को प्रोत्साहन दे सके, है ना। खेती को मालिक उनको क्या कहते, बीज खरीदना हो या सिंचाई की व्यवस्था करना हो, तो तकावी ऋण किसानों को राज्य प्रदान करता था कृषि के विकास के लिए, है ना। इस समय नील एक इम्पोर्टेंट उपज था। नील जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नील जो है 2 जगह होता था। गुजरात के में सरखेज में होता था, गुजरात में सरखेज में भी नील होता था। सरखेज गुजरात में एक जगह है, वहाँ उत्तम किस्म का नील होता था। और आगरा में, उत्तर प्रदेश में आगरा में बयाना है। बयाना वैसे भरतपुर में होगा, राजस्थान चला जाएगा। ठीक, अगर एग्जैक्ट पोजीशन देखिएगा, ऐसे ये बॉर्डर है, आगरा और राजस्थान का बॉर्डर हो जाता है भरतपुर जो है। तो आगरा भरतपुर पास है, तो इसलिए कभी कभी पुराने किताब में लिख देता है आगरा बयाना, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। बयाना जो है ये राजस्थान में है, भरतपुर जिला में, है ना। बयाना कहाँ है? भरतपुर जिला में, राजस्थान में, लेकिन किताबों में आगरा ही लिखा रहता है। तो यहाँ से भी जो है नील का, उत्तम किस्म का नील कहाँ से मिलता था? बयाना से मिलता था और सरखेज से, 2 जगह से उत्तम किस्म का नील मिलता था। और इसका वर्णन जो है पेलसट नामक डच यात्री किया है। पेलसट नामक डच यात्री ने गुजरात के सरखेज का नील का उत्पादन का वर्णन और आगरा या राजस्थान के भरतपुर के बयाना के नील उत्पादन का वर्णन पेलसट नामक डच यात्री ने किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। और दूसरा चीज़ ये कि किसान कितने प्रकार के होते थे, क्योंकि खेती कौन करेगा? किसान करेगा। तो किसान 3 प्रकार के होते थे। खुद कास्ट ऐसे किसान होते थे जो गांव में ही रहकर अपनी भूमि पर, चाहे उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे। फिर से समझिए, खुद कास्ट किसान 3 प्रकार के होते थे मुगल काल में। खुद कास्ट वैसे किसान थे जो अपनी ही खेती पर या अपने गांव की भूमि पर की खेती पर खेती करते थे। चाहे अब खुद कास्ट वैसे किसान होते थे जो अपने गांव की भूमि पर ही खेती करते थे।
अपने गांव में रहकर। पाही कास्ट वैसे किसान थे जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे और खेती करके फिर वापस अपने गांव चले आते थे। वहाँ किसी दूसरे किसान के साथ बटाईदार का काम कर लेते थे, फिर कुछ आमदनी हो जाती थी, फिर वह अपने गांव चले जाते थे। उसको पाही कास्ट कहते थे, जो दूसरे गांव में जाके खेती करते थे। एक होते थे मजारियन। मजारियन ऐसे किसान थे, उनके पास इतनी कम भूमि होती थी कि अगर पूरा फैमिली भी मिलकर उस पर खेती करे तो मतलब मान लें कि कोई आदमी के पास एक धुर जमीन है, मतलब एक कट्ठा जमीन है और उसमें 10 आदमी है, तो 10 आदमी मिलकर इकट्ठा में क्या खेती करेगा, है ना। तो उसके पास मतलब अपने घर के परिवार के श्रम का भी उपयोग उस खेती में नहीं कर सकता है, उसी को मजारियन कहते हैं, है ना। तो ये होगी आपका कृषि के संबंधित जो भी जानकारी है वो मैंने आपको दे दिया, मुगल काल में जो कृषि संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। उसके बाद उद्योग धंधा। उद्योग धंधा में सूती वस्त्र उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट था। सूती वस्त्र उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट था और सबसे उन्नत अवस्था में कोई उद्योग था तो सूती वस्त्र उद्योग ही था। और इसका राज्य पूरा नियंत्रण में रखता था। सूती वस्त्र उद्योग को राज्य अपने नियंत्रण में रखता था और विदेशों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का निर्यात होता था तो सूती वस्त्र का ही निर्यात होता था। और सूती वस्त्र को केलिको भी कहा जाता था। सूती वस्त्र को केलिको कहा जाता था। रेशमी वस्त्र जो है विदेशों से मंगाया जाता था। रेशमी वस्त्र कहाँ से मंगाया जाता था? विदेशों से मंगाया जाता था। और रेशमी कपड़ा को पटोला कहा जाता था। सूती वस्त्र को क्या कहा जाता था? केलिको। वहीं रेशमी वस्त्र को पटोला कहा जाता था। नूरजहां की माँ का नाम था अस्मत बेगम। नूरजहां की माँ का नाम था अस्मत बेगम। तो अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। सुगंधित तेल आप कह सकते हैं। और इत्र के लिए जौनपुर काफ़ी प्रसिद्ध था उत्तर प्रदेश में। और जौनपुर के साथ साथ आपका कन्नौज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था और गुजरात भी काफ़ी इत्र के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुगल काल में जहाज कहाँ कहाँ बनते थे? जहाज उद्योग कहाँ कहाँ थे? तो गोवा थे, भरौच थे, मछलीपट्टनम थे, गोवा थे, भरौच थे, मछलीपट्टनम थे। ये सब जहाज़ जो है आपको मुगल काल में गोवा में बनते थे, भरौच में बनते थे, मछलीपट्टनम में बनते थे। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जहाज उद्योग कहाँ कहाँ विकसित था। तो गोवा में था, भरौच में था, मछलीपट्टनम में था। दूसरा चीज़ है कि काष्ठ उद्योग कहाँ कहाँ था। काष्ठ उद्योग कहाँ कहाँ था? तो कश्मीर में काष्ठ उद्योग था। काष्ठ उद्योग कहाँ कहाँ था? कश्मीर में था। कालीन उद्योग कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट था? कालीन उद्योग 2 जगह का इंपॉर्टेंट था, कश्मीर और लाहौर का। कालीन उद्योग कश्मीर और लाहौर का इंपॉर्टेंट था और शाहजहां के समय का यह उद्योग था। क्लियर? तो यह हो गया कालीन उद्योग कश्मीर और लाहौर का इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के समय में जो है कश्मीर और लाहौर दोनों जो है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य इस समय आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार प्रसिद्ध थे। इस समय का प्रमुख व्यापारिक भाग कौन था? आगरा, अहमदाबाद और से जाता था एक रास्ता सूरत की ओर। तो आगरा से अहमदाबाद सूरत एक डायरेक्ट रोड था जो मुगल काल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। जो मुगल काल में थोक व्यापारी होते थे, थोक व्यापारी, उनको कहा जाता था सेठ, बोहरा या मोदी। मुगल काल में जो थोक व्यापारी होते थे उनको सेठ, बोहरा या मोदी कहा जाता था। वहीं जो खुदरा व्यापारी होते थे उनको व्यापारी कहा जाता था या वाणिक कहा जाता था। खुदरा व्यापारी को व्यापारी या वाणिक कहा जाता था। और दक्षिण भारत में एक प्रकार व्यापारी थे चटियार। दक्षिण भारत में एक व्यापारी के प्रकार थे चटियार। तो ये सब जो है मुगल काल में व्यापारी कौन कौन व्यापारी थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया।
मुगल काल में निर्यात निर्यात किस चीज़ का होता था? तो नील का। मुगल काल में नील का निर्यात होता था, सोना का निर्यात होता था, अफीम का निर्यात होता था, सूती वस्त्र का निर्यात होता था। मुगल काल में नील, सोना, अफीम और सूती वस्त्र का निर्यात होता था। वहीं जो है सोना, चांदी, रेशमी कपड़ा, घोड़ा, ये सब का आयात होता था। सोना, चांदी, घोड़ा, रेशमी कपड़ा, ये सब का आयात होता था मुगल काल में। देखिए, कल भी मैंने बंजारा समुदाय के बारे में चर्चा किया था और आज भी कर रहा हूँ। देखिए, बंजारा समुदाय एक प्रकार का खानाबदोश समुदाय था, लेकिन व्यापारी थे। और इनका जो बंजारा जो है कारवा में चलते थे। बंजारा क्या थे? कारवा में चलते थे। तो कारवा को टोडा कहते थे। कारवा को क्या कहते थे? टोडा। ये टोडा में, कारवा में चलते थे, टोडा में कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी भी जो है, जो अपना बाजार नियंत्रण व्यवस्था लाया था, तो उसमें बंजारा लोग ही जो है शहर में सामानों की पूर्ति करते थे। शहर में सामानों की पूर्ति कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, तो उससे भी बंजारा लोग ही नगर में जो है, नगर के बाजार में सामान लेके वो आते थे, अनाज की दुकान में अनाज पहुंचा देते थे, ये सब काम करते रहते थे। जहांगीर भी लिखता है अपने संस्मरण में, तुजु के जहांगीरी में, कि जो बंजारा लोग होते हैं अपने बैल पर अनाज लाद के लाते थे और शहरों में बेचते थे। तो ये बंजारा समुदाय के बारे में जहांगीर के जो संस्मरण है उसमें लिखा हुआ है, तुजु के जहांगीरी में। तो यही हो गया आपका मुगल काल में जो अर्थव्यवस्था के बारे में जो जानकारी चाहिए वो मैंने आपको दे दिया। देखिए, ये वीडियो का जितना फ़ायदा उठाइए उतना ही अच्छा है। आप लोग मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।